नमस्ते से नमस्ते ले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल की जासूसी को लेकर। और आप सबको मालूम है कि 2018 में निशांत अग्रवाल ने, जो कि ब्रह्मोस में कार्यरत था, उसने इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मुहैया कराई थी। और अब ये इतने सालों से जेल में पड़ा हुआ था, तब से इसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब अदालत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस जासूस को जीवन भर के लिए यानी कि लाइफ टाइम जेल के सलाखों के अंदर रहने की सजा दे दी है। यानी कि निशांत अग्रवाल को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात है कि सिर्फ 3000 रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया। निशांत अग्रवाल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 235 के तहत सजा दी गई है। इसके अलावा अपराध सेक्शन IT एक्ट के सेक्शन 66F और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी इस पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में निशांत को जासूसी करना तो भारी पड़ा, लेकिन इसने देश के साथ कितना बड़ा छल किया, कितना बड़ा धोखा दिया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के लिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हालांकि ये जो इसको उम्र कैद दी गई है, उसमें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें कि इसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और हनी ट्रैप का मामला इस निशांत अग्रवाल को भारी पड़ गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर एक पॉजिटिव खबर यह है कि HAL ने अब इस फाइटर जेट के लिए कहा है कि तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप पर काम पहले ही शुरू हो चुका था और इसका शुरुआती जो स्ट्रक्चरल असेंबली है वो चालू हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मार्च 2026 में इसका पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब HAL ने इसकी अपडेटेड टाइमलाइन के बारे में जानकारी दी है, जिसमें कि इसका नया रोल आउट 2025 के अंत में होगा और इसकी पहली फ्लाइट मार्च 2026 में होगी। इस नई टाइमलाइन से पता चलता है कि HAL तेजी से इस फाइटर जेट पर काम कर रहा है और प्रोटोटाइप का जल्दी बनने का मतलब साफ है कि इसकी अधिक से अधिक प्री फ्लाइट टेस्टिंग और डेटा कलेक्शन इसका किया जाएगा, ताकि आगे बड़े स्तर पर इस एडवांस फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हम लोग अमेरिका से 31 MQ-9 जो ड्रोन्स है उन्हें खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जो कि करीबन $3 बिलियन की डील है। ऐसे में भारत ने इस ड्रोन की क्षमताओं को देखकर इसे खरीदने का फैसला किया। लेकिन हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि अमेरिका का ये जो MQ-9B रीपर ड्रोन है वो एक संदेह के घेरे में आ गया। एक हफ्ते के अंदर करीबन 6 MQ-9B रीपर ड्रोन्स मार गिराए गए हैं हुतियों के द्वारा। ऐसे में अब सवाल उठता है इस एडवांस प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस और इसकी संवेदनशीलता को लेकर। खासतौर पर भारत इस बड़ी डील को अंतिम रूप देने वाला है। दरअसल कई तरीके की खामियां इन ड्रोन्स को लेकर भी सामने आई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। खासतौर पर ये कंटेस्टेड वातावरण में ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये आसानी से टारगेट हो रहा है। और भारत ने भी इसका इस्तेमाल कंटेस्टेड वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में करना है, जहां पर इसे मार गिराने का हाई रिस्क ज़्यादा होगा। यानी कि हमारे पैसों की भी बर्बादी होनी है और जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका भी नुकसान होगा। ऐसे में भारत को दोस्तों कुछ अल्टरनेटिव ड्रोन प्लेटफॉर्म पर विचार करना चाहिए। साथ ही भारत को एक मजबूत काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर भारत को ये ड्रोन खरीदना ही है, जब बात खरीदने पर आई चुकी है, तो ऐसे में भारत को अब अमेरिका को टेबल पर बैठाकर इस ड्रोन की डील की जो कीमतें हैं उन्हें और कम करवाना होगा, क्योंकि अब ये ड्रोन भी आसानी से टारगेट हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, सरकार को क्या करना चाहिए इस ड्रोन डील को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित टेरो कंपनी के CEO ने कहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ट्रिटॉन ऑटोनॉमस अंडर वाटर एंड सरफेस व्हीकल को खरीदने पर विचार कर रही है और उनका इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है। ट्रिटॉन की अगर बात की जाए तो ये सरफेस और सबमर्ज दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है और ये ऑटोनॉमसली इंफॉर्मेशन को भी गैदर कर सकता है। इसके अलावा ये अबव और बिलो द ओशन सर्विस और रियल टाइम डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रिटॉन को 3 महीने के स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी स्पीड 5 नॉट तक है और समर्ज मिशन की बात की जाए तो ट्रिटॉन ऑटोनॉमसली 5 दिनों तक 2 नॉट की स्पीड पर ऑपरेट हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नोएडा आधारित वेदा एरोनॉटिक्स ने अपना सुरेश अस्त्र प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू कर दिया है। ये एक कैटापल्ट लॉन्च जेट पावर ड्रोन सिस्टम है जिसे कि स्वार्मिंग अटैक के लिए डिजाइन किया गया है और ये भारत की अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इसका जेट इंजन प्रपल्सन इसे सटीक हमले और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए एक बेहतर रेंज देता है
और स्वार्मिंग क्षमता का ये टैक्टिकल फायदा उठा सकता है, जिससे कि सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को खत्म कर सकता है। और ये विकास यानी कि डेवलपमेंट भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स पहले ही वेदा एरोनॉटिक्स के सुरेश अस्त्र MK1 के लिए एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है। और सुरेश अस्त्र SUMS की कई विशेषताएं, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, लंबाई 3.5 मीटर और इसका विंग स्पैन है 3 मीटर का, वजन है 90 किलोग्राम। बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा सिस्टम कामिकाज़े UAV है। कामिकाज़े UAV का पर्पस है लॉन्ग रेंज अटैक करना। सो लॉइटरिंग की यूजुअली रेंज होती है 2 से 10 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक, और उसके अंदर पेलोड एक्सप्लोजिव होता है अराउंड 1 किलो का। हमारा जो सुरेश अस्त्र है इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है, और इसमें एक्सप्लोजिव की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कितनी है वो मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इसकी जैसे आपने रेंज एक तो आपने बताया नहीं, क्या इसकी रेंज वगैरह क्लासिफाइड है या फिर इसके अलावा ये अभी टेस्ट एंड ट्रायल्स हो चुके हैं इंडियन आर्मी में, आर्म फोर्सेस में? सो इसका टेस्ट एंड ट्रायल इंडियन एयरफोर्स ने कर दिया है। उसके टेस्टिंग के बाद उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट हमें इशू किया है। अभी हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, बिकॉज ये बहुत टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हम नहीं बता सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया है पूरा? ये मेड इन इंडिया है, ये मेक इन इंडिया है। इसका डिज़ाइन, इसकी कई कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई जाएंगी। कई टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी इंडिया में डेवलप करी गई हैं, इनोवेट करी गई हैं। एंड पर्पस इसका ये है कि ये फ्यूचर में ना सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करे, बट हमारे दोस्त जो हैं कुछ कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ को हम इसको सप्लाई करने की प्लानिंग चल रही है। यस, नहीं, भारत सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSC अब बांग्लादेश को फास्ट पेट्रोल वेसल्स की डिलीवरी करने वाला है, और इसके लिए 2021 में दोनों के बीच अनुबंध साइन किया गया था। इसका इस्तेमाल बांग्लादेश की डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज करेगी, और ये जो एक्सपोर्ट है वो इस बात को दर्शाता है कि भारत की जहाज निर्माण विशेषज्ञता अब दुनिया भर में फैल रही है, और इन वेसल्स का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें अब जल्द ही बांग्लादेश को दिया जाएगा। ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं इनकी लंबाई 13 मीटर है, और इन्हें खास तौर पर मैरीटाइम कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बाकायदा इनका इस्तेमाल सर्विलांस एक्टिविटीज़, शैलो वाटर ऑपरेशंस, डे एंड नाइट ऑपरेशन, रेस्क्यू मिशंस में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना लगातार भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट्स को LAC पर तैनात किया, लेकिन अब चाइना ने अपने J-10 फाइटर जेट्स को भी तैनात कर दिया है। ये इंडियन एयरफोर्स के बेस से मात्र 300 किलोमीटर दूर है, और 300 किलोमीटर एक फाइटर जेट के लिए कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। आपको बता दें कि J-10 एकमात्र वो फाइटर जेट है जिसे चाइना और पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा के दोनों तरफ तैनात किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने J-10 सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के राफेल का मुकाबला करने के लिए शामिल और तैनात किया है। ऐसे में भारत के पास 2 फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, जिसमें कि राफेल और LCA तेजस मार्क 1 है, जो सीधा चाइना के J-10 को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए एक नया मिलिट्री डिवीज़न बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को अमेरिका की यात्रा के दौरान तिब्बत और पड़ोसी प्रांतों में चीन की जो गतिविधियां हैं और बाकायदा किस तरीके की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में सैटेलाइट से जो फीड प्राप्त की गई थी वो अमेरिका ने भारत के साथ साझा की। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी टेंशन खड़ी हुई दिख रही है। सवाल ये भी उठता है कि अब इंडियन एयरफोर्स को अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, केवल 36 राफेल फाइटर जेट से काम नहीं होगा। बात वहीं आती है 114 MRFA को लेकर। वहीं J-10 की बात की जाए तो दोस्तों J-10 को भी आसान भाषा में अगर हम समझे तो ये बहुत ही घातक फाइटर जेट है, क्योंकि इस फाइटर जेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ठोक दिया, और ये जो मारे गए आतंकी है उनमें से एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी रियाज डार भी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने शानदार काम किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के 2 F-35 फाइटर जेट को उत्तरी जापान के आओमोरी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाई अड्डे पर 2 विमानों की आपातकालीन लैंडिंग कराने के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसे बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। अब आप देखिए दोस्तों, F-35 फाइटर जेट को लेकर भी कई सारी समस्याएं आ रही हैं, और दूसरी तरफ MQ-9 रीपर ड्रोन ये भी अब
उतने एडवांस नहीं रह गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मालदीव ने दोस्तों इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन दोस्तों इजराइल ने भी यहाँ पर एक मुंह तोड़ जवाब मालदीव को दिया है। हाल ही में मालदीव की तरफ से कहा गया था कि इजरायली नागरिकों को उनके देश में एंटर नहीं कराया जाएगा, यानी कि उन पर बैन लगा दिया गया। कारण साफ था कि गाजा में इजराइल का जो हमला हुआ था उसके खिलाफ मालदीव ने यह स्टेप उठाया, लेकिन इजराइल ने भी अपने नागरिकों को यहाँ ना जाने की सलाह दे दी है। और यही नहीं दोस्तों, भारत में जो इजराइल का दूतावास है उसने कहा है कि इजरायली लोग मालदीव की जगह भारत आ सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो पर्यटन स्थल है जो कि मालदीव को भी टक्कर दे रहा है वो है लक्षद्वीप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में जानकारी काफ़ी शेयर की गई है इजरायली दूतावास की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मालदीव आने पर हमारे नागरिकों को रोका गया है, लेकिन कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्री तट भी हैं जहां इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है। वैसे ही दोस्तों भारत ने ऑलरेडी मालदीव को झटका दे रखा है और अब इजराइल ने भी एक बड़ा झटका दे दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अपनी मिड लाइफ अपग्रेड के बाद आइनस मैसूर में नया लेंजा N3D एयर सर्च रडार इंटीग्रेट कर दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जापान ने अब डिफेंस में अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। ऐसे में जापान अब खास तौर पर नए हथियारों को तैयार करना शुरू कर चुका है। जापानी नौसेना अब मिसाइल आर्म्ड युद्धपोतों की एक नई क्लास लेकर सामने आ रही है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े जंगी युद्धपोत होंगे और ये चाइना के टाइप 055 रेनहाई क्लास के क्रूजर को टक्कर देंगे। यही नहीं दोस्तों, ये जो बड़े युद्धपोत जापान तैयार करेगा उसमें एजिस सिस्टम भी लगा होगा और ये जो जंगी पोत होंगे वो किसी भी तरीके के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक सकते हैं, जिसके लिए इसमें एक ताकतवर रडार और डेटा लिंक जुड़ा होगा। इनका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन के आसपास होने वाला है और ये एक मिसाइल डिफेंस शिप होने वाली है, यानी कि यह जहाज मिसाइलों को मार गिराने के साथ साथ बहुत कुछ काम कर सकता है। इसके अलावा जापान की नौसेना का माया क्लास के डिस्ट्रॉयर के एक नए फ्लीट संस्करण में रडार को जोड़ने की योजना भी है और माया में 96 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं जो कि SM-3 मिसाइलों से लैस है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।